82% तो हिंदू हैं ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो, वहाँ कोई बहस की बात है? ये तो है ही 82%। अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता है? ये तो आंकड़े बताते हैं। सरकार है, बैन करेंगे क्या बजरंग दल को? देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। अवैध जी का आप स्टेटमेंट दिखा रहे थे तो सुप्रिया जी के मुंह से निकल गया किसी भी बात पे ताली नहीं बजानी है। मतलब अपने पूर्व मुख्यमंत्री का बयान कितना नागवार गुजर रहा था, फिर उन्होंने ये कह दिया 82% हिंदू है। सुप्रिया जी, लेकिन मैं सवाल आपसे जो पूछ रहा हूँ, आपने जो अपना आपने मुझसे सवाल पूछा इन बयानों पर। दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा? जो कोई भी गुंडागर्दी करेगा या कानून को अपने हाथ में लेगा, हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। हमारी कर्नाटक की सरकार को अगर लगा कि बजरंग दल के चलते वहां पर औरतों के साथ, महिलाओं के साथ गुंडागर्दी होती है, बदतमीजी होती है, तो उन्होंने कहा हम बैन करेंगे। मध्य प्रदेश की हमारी लोकल यूनिट को लगता है कि बैन करने की जरूरत नहीं है, और अगर वो कुछ गुंडागर्दी करेंगे तो वो बिल्कुल एक्शन लेंगे। मैं तो कह रही हूँ ना, हम यहाँ पर ना मोनू मानेसर के प्रवक्ता बन जाते हैं, रुक जाइए, ना बिट्टू बजरंगी के बन जाते हैं। ये देखिए, मैं बिल्कुल ये बात कहता हूँ कि इस समय महंगाई की दर 7.5%, और जून के महीने में कितनी थी? 4.5%। बिल्कुल मैं मानता हूँ खाने पीने की चीज़ों की, सब्जियों के दाम इधर बढ़े हैं, क्योंकि भयानक बारिश हुई है देश में पिछले 1-1.5 महीने में भिन्न भिन्न जगहों पर। उससे फसल भी बर्बाद होती है, और ऐसी कोई भी चीज़ जो जल्दी खराब होने वाली हो, जिसमें सब्जियां सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, जिनका कि ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बड़ी समस्या आती है, होता है 2-3 महीने में स्थिति फिर ठीक हो जाएगी। अगर महंगाई की दर की बात करनी है, 9 साल की पूरी महंगाई की दर बताएं। पर आपके मुद्दे में महंगाई नहीं थी। नहीं, मैं आप इसलिए बताएं क्यों। 1952 से आज तक जितने चुनाव हुए, सिर्फ 2 ही लोकसभा चुनाव हुए जिसमें महंगाई मुद्दा नहीं था, 2004 और 2019, क्योंकि दोनों में उससे पहले भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, और दोनों में महंगाई की दर विकास की दर से बहुत कम थी। अब यहाँ पे मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, दर्शक जाके चेक कर लें, आज तो नेट पे सारा डाटा अवेलेबल है, पिछले 60-70 साल में कितनी महंगाई किसके दौर में रही और कितनी बेरोजगारी किसके दौर में रही। भाई कोई कभी सत्ता में ना आया हो तो कहे कि हम आएंगे, बदल देंगे। जो 55-56 साल आपकी पार्टी नहीं, आपके खानदान की हुकूमत रही, और जिसमें महंगाई 22-23-24% तक रही, 10-12% तो जब तब रही, और उसके बाद आज आप कहें कि साहब हम आके सब कुछ बदल देंगे, तो देश की जनता को वो कहावत याद आती है कि बाप न मारी मेड की बिटवा तीरंदाज। उसके बाद आके ये बात कहेंगे। अब मैं अपनी बात भी तो कह लूं, आप कर्नाटक में बजरंग दल पे बैन होना चाहिए, और सबसे बड़े जो हिंदू आतंकवाद के भी प्रणेता माने जाते थे दिग्विजय सिंह जी, मध्य प्रदेश में नहीं बोल रहे हैं बैन होना चाहिए। आप देखिए कमलनाथ जी क्या बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पे बोल रहे हैं, 82% हिंदू है तो कहने की क्या जरूरत है। और आके क्या कहते हैं, कर्नाटक में क्या कह रहे थे, इनके लिए तो वो लाइन याद आती है, पल भर में ये तोला है और पल भर में ये माशा है, कहते तो तमाशा है और खुद ही तमाशा है। इतना बदलाव अगर आपके अंदर आ रहा है तो ये तो मैं मानता हूं सकारात्मक बदलाव है। अच्छा, हम 6 और राष्ट्रवादी मुसलमानों के साथ आज नहीं खड़े। 2002 में डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाया था, और ये तब सब खिलाफ खड़े हुए थे। इनसे पूछिए कोई डॉक्टर कलाम के साथ गया था। और आपको बात बता दूं, भारत की आजादी जब मिली तो पहली शहनाई 15 अगस्त 47 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी, और उनको भारत रत्न 2001 में मिला। 50 साल के कांग्रेस के राज में कभी नहीं मिला। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई, सुनिए, आज नहीं, 2015 में मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुला के सम्मानित किया। मैं चुनौती से कहता हूं, एक सेक्रेटरी का सूरमा दिखाइए जो वीर अब्दुल हमीद के घर पे गया हुआ। इनको कौन से अच्छे लगते हैं? इशरत जहां, याकूब मेनन, आप जवाब ले लेता हूं। जाकिर नायक, ये समय था कठपुतली का। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये बताइए आज तक देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए? क्वालिफिकेशन के हिसाब से डॉक्टर मनमोहन सिंह। और कठपुतली कौन बना के रखा था? पढ़े लिखों की कितनी इज्जत है सबको पता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरे सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू जी। उनके जमाने में देश में क्या क्या हुआ? पंजाब गया, कश्मीर गया, और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। अब यह भी बताना चाहता हूं कि पढ़ने लिखने की बात तो हम लोग करते थे, मगर ये पढ़े लिखे वाला नैरेटिव दिया किसने? आम आदमी पार्टी ने ना। देखिए कैसे बेचारे पुरानी धुरानी पार्टी नई नवेली पार्टी के चंगुल में आ जाती है, और वो पढ़े लिखे इतने महान हैं। मैं पढ़े लिखों के जवाब देता हूं, इनके दोनों भैया बहन अशिक्षित और अरे आप लोगों को क्यों, अरे भाई आप बोले तो मैं कोई डिस्टर्ब नहीं, मैं शिक्षा का उदाहरण दे रहा हूं, मैं शिक्षा का उदाहरण दे रहा हूं। भाई राहुल गांधी जी ने कोविड को मोविड लिखा, कितने पढ़े लिखे हैं? अरे कोविड को मोविड लिखने वाले पढ़े लिखे। और दूसरा उदाहरण देता हूं, अप्रैल 2021 में जब कोविड की सेकेंड वेव चरम पे थी, तो पहले आके वो दिल्ली वाले जिनका नाम ये बोल रहे हैं, उन्होंने आके क्या कहा?
वैक्सीन की कमी है तो वैक्सीन सारी कंपनियों को फार्मूला क्यों नहीं दिया जाता ताकि जल्दी जल्दी वैक्सीन सबको मिल जाए? अरे वैक्सीन कोई चूरन का फार्मूला है जो सबको दे दिया जाएगा? ये पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है। बीजेपी का सोशल मीडिया के लोग, आपके बीजेपी के महाराष्ट्र के लोग लगे पड़े हैं। क्यों लग रहे हैं? मोदी जी का तो नाम ही नहीं लिया जाता है, आप क्यों परेशान? भाई मैंने तो आपको उदाहरण दे दिया। आप देखिए, आप बोल रहे हैं कि मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था बीच में। हमें दिक्कत नहीं, हमने तो कहा देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री के साथ आपने क्या गति की? देश के सबसे पढ़े लिखे तिनका क्यों आ जाता है? इस बात का जवाब दे दीजिए, वो आप नहीं दे सकते। अरे सुनिए, ये कौन सी आप बात कर रही हैं? यही जो मैंने तो आपसे बात कही जो आप सुन रहे हैं सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की आपने क्या गति बाद आपको मोदी जी का चेहरा क्यों नजर आता है? अरे किसने कहा याद आता है भाई? क्यों आप लोग क्यों आपने बात बताया? अरे सुनिए, इतना बरगला जाते क्या हो जाता है? किसको लग रहा है? किसी की बात बरगलाए हुए तो आप लोग लग रहे हैं। भाई देखिए ना, बरगलाए हुए तो देखो भैया कहने वाले लोग लग रहे हैं और आप कह रही हैं कि कौन दूसरा पर खिला रहा है, कौन खिला रहा है? अरे भाई मुझे समझ में नहीं आता। आप देखिए, काजोल के खिलाफ आप लोग बोल रहे हैं। अरे कौन हम लोग क्या मतलब है भाई? क्यों बोल रहे हैं? कौन किसके खिलाफ बोल रहा है? अच्छा ये बताइए, अच्छा ये बताइए, पढ़े लिखे, पता नहीं क्या अच्छा भाई पढ़े लिखे वाला सेंटेंस किसने शुरू किया था? केजरीवाल जी के साथ है ना, पढ़ी लिखी है ना, तो पढ़ के बताइए भाजपा का कौन आदमी बोला? भाजपा के सोशल मीडिया के हेड, भाजपा बताइए ना, भाजपा के कौन लोग बोल रहे हैं? पढ़े हुए बोलिए। अब 50 लोग सोशल मीडिया के हेड 50 लोग हैं, आगे बोलने लगते। और दूसरी बात मैं आप टर्म में बोलिए भाई, मैं डिस्टर्ब। और दूसरी बात, अरे भाई सुनिए, जिस नेता के पक्ष में बोल रही हैं, जो ये कहने की कोशिश करते हैं केजरीवाल जी, आज इनकी गति और दुर्गति देखिए, उनकी किस शिद्दत के साथ डिफेंस किया जा रहा है। किसके साथ? जिसने इनको गुजरात में इनका वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में इनको साफ कर दिया, और उसके बाद आज उनके साथ खड़े हुए हैं। इसे कहते हैं कि 100 जूते खाए तमाशा फिर भी देखे। ऐसा है, हमारे यहाँ दाढ़ी परमानेंट है, दाढ़ी हाल में इन लोगों ने बढ़ाई है, इसका मतलब इनको तिनका छुपाने की जरूरत है। सुप्रिया जी, बेवकूफी की बात कौन कर रहा है? देखिए, अगर आप दोनों मेरी नहीं सुनेंगे तो बड़ा मुश्किल है। बेवकूफी की बातें कौन करता है? इसमें परंतु खड़े होकर सदन में कौन बोलता है? घिसी-पिटी बात। अगर आप दोनों मेरी बात करके ले जा सकती थी, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था। और कैसे बदला गया था? जब इस देश के हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी जी का चुनाव भ्रष्टाचार और धांधली के कारण निरस्त कर दिया था, 6 साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब संविधान बदला गया था। तो बदले ये नहीं, बदल चुके हैं वाले ये लोग। सरकार का व्यक्ति, नेता प्रतिपक्ष संसद के पटल पर बोले, वो पार्टी का बयान है, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसमें कोई बात बताइए। हाँ या ना? विवेक देबरॉय का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। विवेक देबरॉय का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं संविधान पर? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हमारी पार्टी के नेता नहीं है, अपनी पार्टी के नेता का जवाब दीजिए। मत भागिए, मत भागिए। अधीररंजन चौधरी जी की बहुत याद आ रही है ना आपको, तो आपकी बखिया उधेड़ती होती। उधरने पर्सनल काहे हो जाती भाई? अरे आपकी बात ही का बात जवाब दीजिए। अधीररंजन चौधरी, अरे पहले जवाब दीजिए, 370 पर उनका बयान सही था या नहीं? बोलिए हाँ या ना। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, बोल चुके। हाँ तो बोलिए, जवाब दीजिए। अधीररंजन चौधरी जी नेता प्रतिपक्ष हैं। अधीररंजन चौधरी जी लोकसभा में बोल रहे थे, वो बंगाली है, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोग बांग्ला भाषा जानते हैं। बांग्ला भाषा में नीरस का मतलब होता है जो व्यक्ति चुप रहता है, रणछोड़ जो चुप रहता है। अधीररंजन चौधरी जी ने बोला, मोदी जी नीरव मोदी बन गए हैं, धृतराष्ट्र बन गए हैं और लड़कियों के साथ वो हो रहा है। इमरजेंसी आपकी तरह अघोषित इमरजेंसी नहीं थी और हत्याएं नहीं हो रही थी ट्रेन में, पत्रकारों को डाला नहीं जा रहा था जेल में। अच्छा, क्योंकि उसने मुसार की बात तो कुछ ज्यादा हो गया। सुन लीजिए, आपका ज्यादा हो गया प्रभु। आज बोलने की ऐसी आजादी नहीं है कि एक व्यक्ति कहता है पढ़े लिखे को वोट दो, उसकी नौकरी चली जाती है। उत्तेजना कहीं और दिखाइएगा। ये उत्तेजना मणिपुर की नग्न लड़कियों को देखकर दिखानी चाहिए थी, शर्म आनी चाहिए। फैक्ट्स ठीक कर देता हूं मैं आपको। आप जब इमरजेंसी की जो बात कर रही हैं, उस समय पत्रकारों को जेल में डाला गया था। अरे मैं कह रही हूं, उस समय अखबारों की लाइट्स काटी गई थी। अगर आप वो फैक्ट्स की योनियों को, उनके स्तनों को आदमखोर की भीड़ छू रही थी, देखा है वो वीडियो आपने? बजाइए ताली इस बात पर। क्या बात करते हैं आप लोग? शर्म नहीं आती? आप महिला हैं, आपको शर्म नहीं आती कि एक और महिला के साथ क्या हुआ? आप ताली ठोकने की काम करते हैं। अब मैं जवाब दूं? अब शर्म आनी चाहिए। इन्होंने कहा था 267 पे, सुनिए, सदन की सारी कार्रवाई रोककर मणिपुर पे चर्चा की जाए। जब सदन की सारी कार्रवाई रोकने की बात थी तो दिल्ली बिल पे क्यों तैयार हो गए? राजनीति ऊपर, मणिपुर पीछे, यह हकीकत थी। और जहां तक महिलाओं की सम्मान की बात है, तो याद करिए, इस देश में वो भी एक समय था जब कश्मीर में कहा गया था हिंदुओं अपने घरों को छोड़ के चले जाओ और अपनी महिलाओं को छोड़ के चले जाओ।
तब उस समय कोई चू निकला था? और सुनिए, इतना ही नहीं, गिरजा टिक्कू के साथ रेप करके आरे से काट दिया गया था। और उन लोगों ने जो किया था, उस यासीन मलिक को बुलाकर प्रधानमंत्री आवास पे आवभगत की गई, जिसकी बीवी इस समय जाके पाकिस्तान की कैबिनेट में शामिल हो गई है। इतना ही नहीं, इनके मुख्यमंत्री ने कहा केरल में ओमन चांडी जी, जिनकी डेथ हो गई, कि 300 लड़कियों को किस ढंग से यौन शोषण करके उनको धर्म परिवर्तन किया गया, उसका इन्होंने मजाक उड़ाया आके। अगर आपके दिल में ईमानदारी से है तो फिर चाहे कश्मीर हो या केरल, कोई भी जगह हो, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, या और खतरनाक गेंद देख के क्रीज में वापस खींच लिए अपने कदम। और मैं पूछना चाहता हूं, इनके ऊपर इतनी बात है तो अडानी को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिया है पावर का 60,000 करोड़ रुपए का राजस्थान में, और 11,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया है माइंस का छत्तीसगढ़ में, और सुनिए पोर्ट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिया केरल में। अडवाणी का सबसे बड़ा उपभोक्ता आकर यहाँ प्रवक्ता बनकर ऊपर प्रवचन देता है। बोलिए सबसे बड़ा मैं जवाब लूंगा, पार्टी है, मैं जवाब लूंगा, लेकिन वो गलत है, कैंसिल कर दीजिए, अभी कैंसिल। अगर एनडीए इसलिए मजबूत है कि मोदी जी ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वही करते हैं, और वो करके पूरा दिखा देते हैं। आम बदलने से कर्म नहीं बदल जाते। कहा गया है कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जब अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो एक सेंटेंस बोला था ना नाम बदलने को, काका हाथरसी की कविता का पुरानी पंक्ति है जो बिल्कुल फिट बैठती इन लोगों पे, कि दूर युद्ध से भागते नाम भले रणधीर, तो दो बार छोड़ के जा चुके हैं। दूर युद्ध से भागते नाम भले रणधीर, भाग्य चंद की आज तक खोई है तकदीर। काम धाम से है नहीं नाम का सामंजस्य, आगे की लाइन में बोले दे रहा हूं, काम धाम से है नहीं नाम का सामंजस्य, किसी पार्टी के नहीं झंडा राम सदस्य। नाम बदल लेने से न बदले भाग्य की रेखा, स्वर्ण सिंह के हाथ खड़ा लोहे का देखा। इसलिए कोई ये सोचे कि नाम बदलने से कुछ बदल जाएगा तो बदलने वाला नहीं। इंडिया वर्ल्ड कहा तो देखिए इन्होंने अपना नाम जो रखा, मैं याद दिलाना चाहता हूं, महात्मा गांधी ने 1909 में किताब लिखी थी हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने आजादी का पूरा खाका बताया था कि उनकी स्वराज की अवधारणा क्या है। उसमें एक लाइन थी कि अगर हम भारत को अंग्रेजों से मुक्त करना चाहते हैं और खुद अंग्रेजों की नकल बनना चाहते हैं तो यह स्वराज नहीं हो सकता। इन्होंने गठबंधन क्या चुना, उसका पूरा नाम भी अंग्रेजी में है, छोटा नाम भी अंग्रेजी में है। हिंदी का नाम या भारतीय भाषा में नाम न इनको पता, न किसी और को पता, न किसी प्रवक्ता से कहिए तो बोल नहीं सकता। यानी वही कि वो जो अंग्रेजी का प्रभाव जो अंग्रेजों के जमाने से इनके स्थापित होने से था वही आज तक है। जो हम लोग एक कहते थे ना कि अंग्रेज बेचारे चले गए भारत को देकर आजादी, पर अभी तक तुम गई नहीं चर्चिल दादा की परदादी, अंग्रेजी के लिए कहते थे, तो वो इनके ऊपर बिल्कुल लागू होता है। अब इनकी बात करना चाहता हूं, इन्होंने JNK दिखाया, साहब जम्मू कश्मीर इतना बड़ा बदलाव नहीं दिखता। एक दौर था जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, ISIS के नारे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे, पत्थर करती फेंकती हुई भीड़ की स्थिति। अब G20 की समिट हो रही। इवन इनके दोनों भाई बहन जाके भारत जोड़ो यात्रा के समाप्त के समय कितने सौहार्दपूर्ण प्रेमपूर्ण वातावरण में एक दूसरे पे बर्फ के गोले फेंक रहे थे, जहां पत्थर और गोले फेंके जाते थे। इतना बड़ा बदलाव यदि नजर नहीं आ रहा है तो इसके लिए क्या करें। दूसरा, इन्होंने लिटरेसी की बात कही। हाँ, मैं बात मानता हूं कि नेहरू जी ने कई अच्छे कार्य भी किए थे, जिसमें स्टील प्लांट्स बनाने की भी बात थी, IITs भी बनाई थी, एम्स की बनाई थी, मगर बहुत सी चीजों में उनको बहुत बड़ी गलतफहमी भी थी। एक तो मैं ये करेक्ट कर दूं, भारत की साक्षरता की दर 1947 में 18 नहीं 12% थी, चले कोई बात नहीं, मगर उससे बड़ी बात मैं बताता हूं। ये जिस विचार से पोषित है वो कहता है कि भारत में शिक्षा अंग्रेज लाए, जबकि मैं ब्रिटिश डॉक्यूमेंट कोट कर रहा हूं 1812 की ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की जो रिपोर्ट सबमिटेड है, उसके अनुसार भारत के हर गांव में एक स्कूल है और भारत में साक्षरता दर मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी में 90% से ऊपर। मगर ये लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने आके हमें बाद में सिखाया। इसलिए हमारी और इनकी सोच में एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है, और इसी बात का अंतर हमारी और इनकी कार्यशैली में भी नजर आता है। और इसीलिए मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, हम जब सत्ता में आते हैं तो देश का स्वाभिमान पूरी शक्ति के साथ उठता है। जब अटल जी आए थे पोखरण का विस्फोट हुआ था, जब मोदी जी आए तो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हुआ। इनके जमाने में क्या रहता है कि हम बड़े और ताकतवर होकर छोटे और कमजोर के खिलाफ सिर्फ शिकायत दर्ज करते रहते थे। अब क्या है, अब हम बड़े और ताकतवर हैं और छोटा हमसे, यानी पड़ोसी वाला छोटा जाके कहता है कि भारत हमको हड़का रहा है। भाई इन्होंने कहा एक गुलदस्ता है इंडिया, मगर इस गुलदस्ते में फूल कम कांटे ज्यादा हैं। इनके लिए वो लाइन लागू होती है कि मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरह से हमने गुजर जिंदगी कर ली। और यहाँ एक व्यक्ति के बयान की बात नहीं है,
आप खुद देखिए, आम आदमी पार्टी के तो इनकी नेता ने बयान दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने कैसा भयानक बयान दिया। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता जितेंद्र आवाड क्या बोल रहे हैं? अरे एक बार कह दिया पवार साहब ने, 83 साल का व्यक्ति, क्या इनको बार बार जाके बोलेगा? इनको जो समझना हो समझ ले। सामना क्या लिख रहा है आपके बारे में? पंजाब में आपके नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ हम लड़ेंगे, और अधीर रंजन चौधरी जी छोटे नेता नहीं है, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा है। वो बंगाल में कह रहे हैं ममता बनर्जी की सरकार उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है। वो कोर्ट जा रहे हैं और कह रहे हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल। और बेंगलोर में आप कहते हैं नहीं, ममता बनर्जी ही साथ में चाहिए। किसके लिए? संविधान बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए। तो मुझे लगता है इतने कांटे और इतने जहर तो एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं रहे होंगे जितना कि ये बात करते हैं। और मैं एक और बात कर रहा हूं, इन्होंने कहा कि हम लोगों ने संविधान खत्म कर दिया, ये कर दिया। बताइए, ये राहुल गांधी की सजा सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो गई तो लोकतंत्र खत्म हो गया इसलिए खत्म हो गई है, या लोकतंत्र जीवित है इसलिए खत्म हो गई? अगर आप कर्नाटक जीते हैं और शानदार जीते, जबरदस्त जीते, इलेक्शन कमीशन सही काम कर रहा है इसलिए जीते, या लोकतंत्र खत्म हो गया इसलिए जीते? इसलिए पवन खेड़ा को तुरंत रिलीफ मिली कोर्ट से। किस लिए मिली? इसलिए करिए, आप तो मंत्रमुग्ध हो गए। नहीं, इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अब इनको कम से कम कोर्ट से तो माफी मांग चुके हैं। अब एक बार जाके माफी मांगनी चाहिए कि अब देश के बाहर जाके मैं राजनीतिक नफे नुकसान के आधार पे देश के लोकतंत्र को कलंकित नहीं करूंगा कि ये खत्म हो।